Hello, this is Pooja Rai. Welcome class 8th student in online classes. Today we will begin the first chapter of civics. The name of your chapter is the role of the constitution. You all may have read about the constitution in previous classes. You must have read about what is constitution, 6 fundamental rights, why constitution is important for us. इन प्रीवियस क्लासेस से मेरा मतलब है कि आपने क्लास 6th एंड 7th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त होते हैं। बिफोर रीडिंग योर चैप्टर, लेट अस नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। आपके सिविक्स में 2 चैप्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहले चैप्टर में रोल बताया गया है, दूसरे चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश को नियंत्रित करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस का या लॉज बनाए जाते हैं जिसके द्वारा पूरे देश को नियंत्रित किया जाता है, उसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक देश में बहुत सारी जनता होती है, लाखों करोड़ों अरबों की जनता होती है। इतनी सारी जनता को नियंत्रित करने के लिए 1 या 2 रूल काफ़ी नहीं होते हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। यही बहुत सारे कानून और रूल्स जो होते हैं यही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये जो पूरा सेट होता है रूल्स का और लॉज का, इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसा कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है, सारा लिखित रूप में है। हमारे देश के कानून को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। आपके चैप्टर का नाम है द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रोल के बारे में बताया गया। किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है, किस लिए बनाया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आपके इस चैप्टर में आप कुछ मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे, कुछ हेडिंग्स आप लेसन 2 में पढ़ेंगे, जो कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही बारे में है पूरा चैप्टर। तो इसमें आप 3 हेडिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें कि आपकी पहली हेडिंग है, फर्स्ट टॉपिक है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का संविधान कैसे बना, कब बना, क्या उद्देश्य हैं, इसके अंदर क्या निर्धारित किया गया, इसके बारे में बताया जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज, यानी कि कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में बताया गया है। लास्ट हेडिंग है आपकी डिसेंट, यानी कि मतभेद। जैसे कि एक परिवार में भी लोगों के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद हो जाते हैं किसी बात को लेकर, ऐसे ही पूरे देश में तो बहुत बड़ी जनता होती है, तो किसी लॉज को लेकर या किसी नियम को लेकर, कानून को लेकर आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं मतभेद होने के, या ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में बताया गया है। आपके चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री or state needs a set of fundamental laws according to which it can be governed. हर एक देश या स्टेट यानी कि राज्य को कुछ मौलिक कानून और नियमों की ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पूरे देश को या स्टेट को शासित करते हैं, गवर्न करते हैं। दिस सेट of fundamental laws or governing principle is called constitution of that country. यही सेट, जो फंडामेंटल लॉज का जो सेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। यही जो नियमों और कानूनों का जो सेट होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो गवर्निंग प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत भी बनाए जाते हैं, यही क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होते हैं। इसी को ही किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहा जाता है। लॉज कैन बी डिफाइंड
as system of rules, guidelines which enforce through political and social institution to deal with crime, maintain order and regulate social behaviors. कानून को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रूल्स का एक व्यवस्थित सिस्टम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रूल्स का एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सरकारी या राजनीतिक संस्थाओं को ये बोलते हैं कि वो क्या करें, जो हमारे क्राइम्स होते हैं, जैसे अपराध होते हैं, उनको रेगुलेट करें और जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसको मेंटेन करें। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है मेंटेन ऑर्डर। मेंटेन ऑर्डर यानी कि जितने भी रूल्स बनाए गए हैं और कानून बनाए गए उसको मेंटेन भी किया जाए। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, जैसे हेलमेट का रूल आया तो सरकार ने केवल ये नहीं कह दिया, जो लॉज बनाए गए ये नहीं कह दिया गया कि आप हेलमेट लगा के चलिए, उसका सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया। क्योंकि जो नहीं लगा के जाता है हेलमेट, कुछ लोग होते हैं नहीं लगाते हैं, तो जो लगा के नहीं जाता है उसको इसकी सज़ा भी मिलती है, चालान कटता है या कुछ भी जो भी प्रोसेस होती है उनकी वो करते हैं सब। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि मेंटेन भी किया जाए रूल्स को, जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो आदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको भी मेंटेन किया जाए। और सोशल बिहेवियर, रेगुलेट सोशल बिहेवियर यानी कि जो लोगों के बीच आपसी मतभेद होते हैं उसको भी रेगुलेट किया जाए, सामाजिक बिहेवियर जो है उसको भी रेगुलेट किया जाए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत मस्ट ज़रूरत होती है। आपको इसके लिए एक एग्जांपल और बता दें, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं गेम, कोई भी गेम ले सकते हैं। आप सोचिए, चाहे आप लूडो, कैरम कुछ भी खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल कुछ भी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन रूल्स को हम फॉलो करके गेम को आगे बढ़ाते हैं और उसको अच्छे से खेलते हैं, हार जीत का फैसला होता है। सोच कर देखिए, अगर गेम्स में रूल्स ना हो तो क्या होगा। रूल्स ना हो, हम अगर फुटबॉल का एग्जांपल लें, फुटबॉल में अगर ये रूल ना हो कि पैर से बॉल को हिट करना है, तो कोई भी हाथ में उठा के फेंक देगा, गोल कर देगा, अपना गोल कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं गोल, और एक दूसरे को धक्का दे के बॉल को छीन सकते हैं, फील्ड के बाहर भी खेल सकते हैं, जब रूल नहीं है तो कहीं भी खेल सकते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर एक गेम को खेलने के लिए हमें इतने रूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, रूल्स को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम गेम को खेल सकें, हार जीत का फैसला हो, कौन सी टीम जीती है कौन सी नहीं जीती है इसके बारे में पता चल सके। तो एक देश में जहाँ लाखों करोड़ों और अरबों की जनता है, वहाँ की जनता को रेगुलेट करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को नियंत्रित करने के लिए कितने रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आपके टॉपिक पे आते हैं। आपका टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India was enacted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. It is the longest written constitution in the world. यानी कि हमारे देश का कानून, आपको पहले से भी पता है इसके बारे में, वैसे हमारे देश का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे लागू नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी में किया गया, 26 जनवरी 1950 में किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं, हर एक ईयर मनाते हैं। ये एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में ही चैप्टर स्टार्ट करने पर ही बताया है कि पूरी दुनिया में हमारे देश का जो संविधान है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल टू our constitution clearly says that the Union of India is a sovereign socialist secular democratic republic. अब इसमें प्रियम्बल आप लोगों के लिए एक ये नया वर्ड है। प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। आप लोग कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, किसी भी राइटर की बुक उठा के देख लीजिए, किसी भी तरीके की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना दी होती है।
प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि उस बुक को किस उद्देश्य से लिखा गया है, उस बुक में क्या किस बात को ध्यान में रखकर लिखा गया है ये बताया जाता है, और क्यों लिखा गया है, उद्देश्य लक्ष्य सब बताया जाता है उसमें। एक छोटा सा रूप होता है पूरी बुक का कि उसमें क्या बताया जा रहा है। इसको पढ़कर हम ये जान जाते हैं कि उस पूरी बुक में किस बारे में बताया जाएगा। सेम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका, प्रस्तावना प्रियम्बल को उद्देशिका भी बोलते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, इसको पढ़ कर भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस बात को ध्यान में रखकर और किस लिए और इसका उद्देश्य क्या है, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको पढ़कर। तो अभी आपको मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगी कि हमारी प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, ठीक है। The preamble of our constitution clearly says that the Union of India is a sovereign। कहा गया है कि हमारे प्रस्तावना में साफ तौर पर कहा गया है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो हमारे देश का संघ है, यानी कि भारत का जो संघ है, उसमें सॉवरिजन, इसमें आपके कुछ नए वर्ड्स हैं, उसके वर्ड्स के बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसे सॉवरिजन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्नता, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे देश का कानून हमारे देश के द्वारा बनाया जाता है, हमारे देश के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। ये नहीं है कि हम अपने देश को रेगुलेट करने के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हैं। इसी को ही सॉवरिजन कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, सामाजिक। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी होने पे विश्वास करते हैं। समाजवादी होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया कभी भी वार की, युद्ध की पहली पहल नहीं करता है, हमेशा नेक्स्ट देश से या दूसरे देश से ही युद्ध की पहल की जाती है। तो हमारे देश में भी हमारा देश एक समाजवादी है, यानी कि सबको मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई जैन धर्म से रिलेटेड है, तो कोई बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो हमारा देश कोई एक पर्टिकुलर धर्म पर आधारित नहीं है। ये नहीं है कि हमारा इंडिया देश केवल हिंदुओं का है या मुसलमानों का है या जैन धर्म का है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। इसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं और सबको बराबर बराबर अधिकार दिए गए हैं, सभी को एक बराबर सम्मान दिया जाता है और सभी मिलजुल कर एक दूसरे से रहते हैं। तो सेकुलर का मतलब ये हो गया कि ये धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इसमें किसी एक धर्म को नहीं माना जाता है, सारे धर्मों को बराबर बराबर वैल्यू दी जाती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में तो आप लोग सभी सुने होंगे। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। इसका मतलब ये है कि जनता के द्वारा ही अपने शासक को चुना जाता है और अगर वो चाहे तो उसको हटा सकती है, यानी कि अगर शासक अपने उत्तरदायित्व सही से नहीं निभा रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको हटा भी सकती है। इसीलिए एक सबसे बड़ा लोकतंत्र गणराज्य भी है। The laws of governance that it entail the rooted in the basic principle or equality, liberty and justice. Through various measures and guidelines, the Constitution of India aims to promote the country's unity and integrity amidst diversities. हमारे देश के कानून, यानी हमारे देश का जो कानून है वो इस बात को बेस में रख के बनाया गया, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल है इसके कुछ, जैसे समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सबका न्याय होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसके द्वारा भारत के संविधान
का जो उद्देश्य है वो क्या है कि राष्ट्र की एकता बनी रहे और जो डाइवर्सिटीज़ यानी कि जो हमारे देश में विविधताएं पाई जाती हैं वो एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे के बीच में मतभेद ना हो। यानी इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो हमारा देश है वो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है एक। जो हमारे देश का कानून है वो इस बात पे बेस करता है कि सभी को समानता का अधिकार हो, सभी को समान उत्तरदायित्व मिले, सबको समान स्वतंत्रता मिले और सबका न्याय हो। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि राष्ट्र की एकता का खनन ना हो और हमारे देश में जो डाइवर्सिटीज़ यानी कि जो विविधताएं पाई जाती हैं वो भी उसमें भी एकताएं हो, यानी कि उसमें कोई मतभेद ना हो। डाइवर्सिटीज़ यानी कि हमारे देश में अलग अलग देश के अलग अलग लोग रहते हैं, वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, धर्म अलग है, काम अलग है, तो सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, कोई मतभेद ना हो आपस में। इस पूरे पैराग्राफ में यही समझाया गया है आपको। आपको आपके संविधान के बारे में और भी थोड़ी सी चीज़ें बता दी जाएं कि हमारा संविधान, आज जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि ये पूरा लिखित रूप में है, तो हमारा जो संविधान है ये पूरा लिखित रूप में है और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इलेक्ट्रिकल स्टाइल में लिखा था और हर एक पेज की सजावट की गई थी। इसकी सजावट राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने की थी और इसको 2 साल 11 मंथ और 18 डेज लगे थे, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे इसको लिखने में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि जो हमारा संविधान संघ था इसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे और चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान पर 299 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, बस एक को छोड़कर बाकी सबके हस्ताक्षर हुए थे और सबने अलग अलग भाषाओं में हस्ताक्षर किए थे। आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही है, उन्होंने उर्दू में हस्ताक्षर किए थे इस पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके प्रियम्बल के बारे में बताया था, संविधान के प्रियम्बल के बारे में बताया था, वो आपकी बुक में अच्छे से नहीं दिया था, बहुत क्लियर नहीं था, देखिए। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका एक अलग से मतलब डाउनलोड किया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए ये यहाँ पे ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और इस प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि इसमें क्या क्या है। और इस प्रियम्बल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कब तक बन के तैयार हो गया था।